नॉट अ प्रॉब्लम। तो ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमने जो पार्ट डिस्कस किया वो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट डिस्कस किया हुआ है। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक में काफ़ी सारे डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं। हमने सबका थोड़ा थोड़ा सा पार्ट जो बिल्कुल हमारे फिजिक्स में यूज होगा सिर्फ उतना ही डिस्कस किया है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स का अलजेब्रा। देखिए, अलजेब्रा की बात कर लेते हैं। तो अगर हम अलजेब्रा में देखें कि अलजेब्रा में हमें क्या क्या डिस्कस करना है, तो वो हम स्टेप वाइज प्रॉपर कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर हम अलजेब्रा की बात करें तो आपको क्लास 9th से ही काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बता दी जाती हैं अलजेब्रा से रिलेटेड, बट हम उसको 1 बाई 1 करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम अलजेब्रा में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सॉल्विंग इक्वेशंस। सॉल्विंग इक्वेशंस, ओके। सो सॉल्विंग इक्वेशंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि इक्वेशन सॉल्विंग करना है, यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा ध्यान देना है, प्रॉब्लम नहीं है। जिनको आता भी है वो भी एक बार फिर से देख ले, शायद कुछ उनको अच्छा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। देखिए, सॉल्विंग इक्वेशंस में दो बातें होती हैं। हमें जो फिजिक्स में यूज होती हैं वो यूजुअली 1 वेरिएबल या 2 वेरिएबल की मैक्सिमम यूज होती हैं। तो हम उसी तरीके से बात करेंगे कि 1 वेरिएबल की कैसे डील करना है और 2 वेरिएबल की कैसे डील करना है। क्लियर? तो चले बात कर लेते हैं। सबसे पहला 1 वेरिएबल। तो 1 वेरिएबल का मतलब ये है कि उसमें वो जो एक्स वाई वाले टर्म है वो सिर्फ एक ही रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि उसमें वेरिएबल 1 वेरिएबल का मतलब है कि उसमें एक्स वाई जैसा टर्म एक ही रहेगा। देखें, 1 वेरिएबल पे नंबर 1 एग्जाम्पल वाइज थोड़ा सा देख लेते हैं। सपोज इक्वेशन कुछ ऐसी दी हुई है, 3x प्लस 8x प्लस 4 इज इक्वल टू सम 19। बहुत ही सिंपल सी एक रैंडम इक्वेशन मैंने ली। इसका मतलब ये रहता है, सपोज अपॉन पे 2 भी कर देते हैं, कुछ ऐसा रैंडम सी इक्वेशन मैंने लिख दी हुई है। अभी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ऐसी किसी भी इक्वेशन पे हमें बेसिक मैथमेटिक्स लगानी है जो हमने पहले सॉल्व की है। क्या? x को x के साथ हम ऐड कर सकते हैं, x को x के साथ ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो ये -3x था तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्विंग क्रॉस मल्टीप्लाई से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन वाइज। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत ही सिंपल सॉल्विंग होगी। क्या? 3x माइनस का 8x के साथ सॉल्व होगा, बिकॉज ये नेगेटिव है तो टोटल क्या आ जाएगा, प्लस का 5x देन प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 19। अभी क्या होगा कि यार ये 19 जो है इसको हम यूज करेंगे, तो इस 19 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार ये आप लोग को पता होगा कि अपॉन 1 कंसिडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 5x प्लस 4 और ये बन जाएगा 38। फिर ये 4 बिकॉज यहाँ पर एडेड है दूसरे साइड पे नेगेटिव पे चला जाएगा और 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 4। सो 38 माइनस 4 बचेगा कितना, 34, और x इज इक्वल टू आएगा, ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा 34 डिवाइडेड बाई 5। ये तो एक बेसिक सा पैटर्न था, मतलब बहुत ही बेसिक, एक सिंगल इक्वेशन 1 वेरिएबल की। बट अगर हम बात करें तो स्टूडेंट से गलती पता है क्या होती है? गलती ये होती है कि ये 5 को समझ नहीं पाते हैं कि ये 5 मल्टीप्लाई में ये सबसे लास्ट में डिवाइड में जाएगा। तो सबसे पहले अगर कुछ ऐसा रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। क्लियर? अच्छा, ये बेसिक है। अगर ये किसी को नहीं समझ में आई है तो अभी मतलब बता दें, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं, मुझको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं उनको फिर से सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूंगा जिनको इक्वेशन सॉल्विंग में प्रॉब्लम है। मैं जस्ट क्विक रिव्यू कर रहा हूँ कि एक डिफरेंट इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं। नंबर 2 बात करते हैं, 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। एक एग्जांपल है जिसमें सिंगल था, एक सिंगल डिग्री पॉलिनोमियल है। अब हम 2 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि उसमें पावर क्या होगी, x की 2 होगी। तो पावर 2 होगी मतलब लाइक एग्जांपल गिवन होगा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ इस टाइप का है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 9। कुछ ऐसा रैंडम सा दिया है। तो सबसे पहले इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वल में 0 लाने का ट्राई करते हैं। तो अब ये 9 राइट साइड पे, इसे भी लेफ्ट में लाने का ट्राई करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस
4 और ये 9 इस तरफ आएगा माइनस का 9, सो 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बचेगा कितना यहाँ पर -5, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये सेटअप बन गया। अभी पैटर्न क्या है, सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का डायरेक्टली रूल है, और अगर वो रूल काम नहीं आ रहा है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या है, तो वो कुछ इस तरीके से है। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें ए एक्स स्क्वायर है, ए मतलब जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा, प्लस बी एक्स है मतलब जो एक्स के मल्टीप्लाई पे होगा उसे हम बी बोलेंगे, प्लस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा लिखा है उसे हम सी बोलेंगे, इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करके जो x का आंसर आएगा वो आंसर आता है -b, मतलब b यहाँ पे जो भी आएगा नेगेटिव भी आएगा तो एक और माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कि x की ये वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस लगाए मतलब एक बार प्लस यूज करेंगे तो x1 आ जाएगा, एक बार माइनस यूज करेंगे तो x2 आ जाएगा, x की दो वैल्यूज आएंगी। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। बट यूजुअली ये फॉर्मूला यूज नहीं करना पड़ता है, इट्स बेटर कि आप इसको क्या करो, फैक्टराइज कर लो। तो मतलब फैक्टराइज रूल क्या है, दूसरा पैटर्न देख लेते हैं कि अगर ये इक्वेशन दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दी हुई है, इसके हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइज करने वाले हैं। तो ये जो मेथड है ये कैसा मेथड है, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। वो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 10th में देखा होगा ये, बट फिर भी मैं एक बार प्रॉपर फिर से रिकॉल कर देता हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड के स्टेप्स क्या है, स्टेप्स है कि दो चीजों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। किसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ए एक्स स्क्वायर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं और सी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो फैक्टराइजेशन किसके होने वाले हैं, बी वाले के होने वाले हैं। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ कि फैक्टराइजेशन किसके होते हैं, बी के होते हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब है कि आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है इसे, क्लियर। दो पार्ट में डिवाइड करना है तो आपको साइन भी यूज करना पड़ेगा। तो साइन कुछ इस तरीके से यूज होते हैं कि ये जो फर्स्ट साइन है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो हमें सबसे पहले रखना होता है ये दोनों साइन का मल्टीप्लाई करना होता है। तो इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई रखते हैं हम यहाँ पर, क्लियर। फर्स्ट साइन है, ये दोनों साइन का मल्टीप्लाई होता है, तो लेट्स से वो आएगा प्लस, और प्लस का मल्टीप्लाई क्या आएगा, प्लस आ गया, डन। नेक्स्ट फॉर सेकंड फैक्टराइजेशन हम जो मल्टीप्लाई करते हैं वो इन दोनों के साइन का करते हैं। तो सेकंड फैक्टराइजेशन जो आएगा वो इन दोनों के साइन का मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो ऑफ कोर्स दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या आंसर आने वाला है, प्लस आंसर आने वाला है। तो हमें दो प्लेस मिल जाते हैं कि हमें जो दो फैक्टर ढूंढने हैं वो कुछ इस तरीके से ढूंढने हैं। अब फैक्टर ढूंढने कैसे होते हैं, फैक्टर ये ढूंढने होते हैं कि हमें ये जो एक्स स्क्वायर और ये सी इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो हमें फैक्टर कुछ इस तरीके से ढूंढने होते हैं कि ए इंटू सी के फैक्टर्स ऐसे ढूंढने हैं, फैक्टर्स सच दैट मान लेते हैं इसके कुछ फैक्टर्स आ रहे हैं कुछ b1 और b2, सच दैट b1 प्लस b2 क्या बन जाए, b बन जाए, क्लियर। b1 और b2 ऐड होके क्या बन जाए, b बन जाए, और हमेशा ऐड होके नहीं, ये दोनों सिंबल सॉल्व होके वो आंसर b बन जाए। तो मतलब मैं बताता हूँ कि ये चल क्या रहा है और इसे कैसे करना होता है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू एक ले लेते हैं और फिर उस चीज को क्लियर कर लेंगे। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू एक सीख लेते हैं कि ये जो सेटअप हम बता रहे हैं वो किस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगी बात। तो देखिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक इक्वेशन लेते हैं, चले लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हमने ये इक्वेशन ले ली। अब देखें फैक्टर क्या है, फैक्टर में दो चीजें सिंपल रख दो, एक्स स्क्वायर रख दो, फर्स्ट और सेकंड का साइन का मल्टीप्लाई, तो ये तो प्लस है, ये तो प्लस है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस। अच्छा अब यहाँ पे भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और लास्ट में बचेगा +6। तो ये पैटर्न हो गया क्या कि हमने इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करके रख दिया यहाँ, पहली बात। फिर इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करके रख दिया यहाँ पर, ये हो गया दूसरा साइन। अब फैक्टराइजेशन रूल क्या है, रूल नंबर 2 कि इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि a इंटू सी का मल्टीप्लीकेशन जो हो
वो इन दोनों साइन से एडिशन उसका बी आ जाए, मतलब ए और सी का मल्टीप्लाई कितना है 6, तो हमें किसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन ऑफ 6। सो हमें फैक्टराइजेशन जो करना होगा ऑफ 6 करना होगा, तो हम 6 के फैक्टराइज कर सकते हैं कैसे, 2 इंटू 3, क्लियर। आप पूरा फैक्टराइज कर सकते हैं, सपोज एक बड़ा नंबर है, मैं बात कर रहा हूँ 40, तो 40 के फैक्टराइजेशन कैसे सर्च कर सकते हैं, 40 के फैक्टराइजेशन हो जाएगा 2 से डिवाइड करना शुरू करें तो 2 बचेगा कितना 20, देन अगेन 2 बचेगा 10, देन अगेन 2, देन 5, ये हो जाएंगे फैक्टराइजेशन। तो आप कर लोगे, ये आपने सीखा है काफी, फैक्टराइजेशन कर लिया। उसके बाद ऐसे दो नंबर्स चूज करने होते हैं, मैच करने होते हैं, कैसे भी कॉम्बिनेशन बनाने कि ये साइन का यूज करके एडिशन इतना आना चाहिए बी जितना। तो मुझे पता है बोथ साइन आर सेम, सेम मतलब ऐड होंगे, अगर सेम मतलब ऐड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता है कि फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 को ऐड करने के लिए 2 एंड 3, तो ये बन गया हमारा B1 और ये बन गया हमारा B2, और इन दोनों का नेगेटिव है इसलिए ऐड होकर आंसर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका मतलब इसके फैक्टराइजेशन अगर हम देखें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, ये रूल है फैक्टराइजेशन। अगर ये नहीं काम कर रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं जो हमने यहाँ पे देखा। तो इस पे बात करें, अभी ये करने के बाद क्या करना है, आपको कॉमन लेना है कि इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। तो यूजुअली ax कॉमन मिल जाता है आपको, a तो 1 है, x कॉमन मिल गया, बचा कितना a माइनस एक्स माइनस 2, फिर यहाँ पे कॉमन ले तो माइनस कॉमन मिल जाएगा और 3 कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा x माइनस 2। तो बेसिकली अगर ये स्टेप देखें तो हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों टर्म में अगर हम नोटिस करें तो ये जो चीज है ये x माइनस 2 ये कॉमन है दोनों में। तो अब हमने इन दोनों बड़े से टर्म से हमने कॉमन ले लिया, क्या x माइनस 2 को कॉमन ले लिया, तो बचेगा कितना फिर, यहाँ पर अगर x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ x, और यहाँ पे अगर x माइनस 2 कॉमन ले लिया तो बचा सिर्फ क्या 3। तो इसका मतलब है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई 0 हो। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 कभी 0 हो ही नहीं सकता जब तक कि उनमें से कोई एक नंबर 0 ना हो। तो इधर 2 इंटू ये 0 रहा होगा तब आंसर 0 आएगा, या फिर ये 0 रहा होगा तब आंसर 0 आएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक बार 0 रहा ही होगा, मतलब x माइनस 2 0 रहा होगा और x माइनस 3 0 रहा होगा, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि 2 इस तरफ आएगा, मतलब x की एक वैल्यू 2 है और x की एक वैल्यू 3 है। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखो मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं बताया फैक्टराइजेशन, इसलिए क्योंकि मैं मानता हूँ 10th स्टैंडर्ड तक सारे लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसे डाउट रह रहा है कि उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिक्कत है, मुझे व्हाट्सएप करे। अगर 3-4 स्टूडेंट्स कोई व्हाट्सएप करते हैं मुझे तो मैं एक ग्रुप बना के उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है वो प्रॉपर सिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जस्ट हम एज अ फ्रेमवर्क रेडी कर रहे हैं कि बेसिक रूल फैक्टराइजेशन कैसे करना है, जब भी फिजिक्स में यूज हुआ करेगा मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से कि कैसे मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपको डबल डिग्री इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन आता है। अगर नहीं आता तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से फॉलो कर लेंगे तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। चले तो सेम क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो चलो हम सेम क्वेश्चन देख लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला। तो यूजिंग फॉर्मूला देखें कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। देखें तो इक्वेशन थी, इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करके ए की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ए की जगह पे सिर्फ 1 है, बी की जगह पे क्या है -5 है, और सी की जगह पे क्या है 6 है। अब हम यूजिंग इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू क्या थी -b, तो बेटा माइनस ऑफ -5 क्या बन जाएगा +5, देन प्लस माइनस बी स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस 4 इंटू ए सी, तो ए इज 1 एंड सी इज 6 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 1। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 25 माइनस 24 अपॉन 2। तो ये 25 माइनस 24 बचेगा 1, तो बाहर वैल्यू आएगी 1, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5 प्लस माइनस 1/2। अब एकदम क्लियर है, समझ आया कि प्लस माइनस को कैसे यूज करना है। इसके दो आंसर हो सकते हैं, जब आप प्लस यूज कर लो तो ये बन जाएगा 5 प्लस 1/2 मतलब 6/2 दैट इज 3,
और एक बार माइनस यूज कर लो तो 5 माइनस 1/2, सो 5 माइनस 1 4, दैट इज 2। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, या जैसे मैंने फैक्टराइज मेथड बताया आप वैसे फैक्टराइज मेथड भी कर सकते हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पहले से आइडिया है और आपने प्रैक्टिस की होगी। जस्ट मैं एक रिकॉल करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ। अगर उसमें भी किसी को डाउट रहता है तो मैंने बताया व्हाट्सएप कर दो, मैं एक बार उनका एक सेपरेट लेक्चर अरेंज करके और उनको फिर से सिखा दूंगा। सो वन वेरिएबल पे हमने लीनियर इक्वेशन देखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी। ये जो सबसे पहला एग्जांपल था ये किस पे बेस्ड था, लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। दूसरा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा। थर्ड है क्यूबिक इक्वेशन। थर्ड अगर हम बात करें दैट इज क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। चले अब मैं स्टूडेंट में से पूछूंगा कितने लोग क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, कोई आंसर करे। यस ओके ओके, गुड गुड। मतलब आप लोग को काफी लोग को क्यूबिक इक्वेशन भी पता है। क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, एक क्यूब होगा, देन रिमेनिंग सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, सो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इस तरीके से हमने इसमें क्यूबिक इक्वेशन बनाई जिसमें एक्स का क्यूब होगा। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ऐसा कोई मेथड नहीं है, ये क्या है कि इटरेशन मेथड है। मतलब आपको पहले गेस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर काम चल पाएगा। ओके तो फर्स्ट स्टेप होगा, स्टेप वन होगा टू फाइंड अ वैल्यू ऑफ x by which this equation is satisfied, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड का मतलब ये कि अगर x की वो वैल्यू रख दो तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो सपोज x की इक्वेशन को चाहिए x1, दैट x इज इक्वल टू x1 के लिए ऐसा आंसर हो गया। then it means that x minus x1 is equal to 0 is a factor। क्लियर। तो ये पता चल गया कि अगर x इज इक्वल टू कुछ x1 आ गया, दैट मीन्स x माइनस x1 इज अ फैक्टर। मतलब सपोज x इज इक्वल टू आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर। क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, x माइनस 1 का डिवाइड करेंगे। तो स्टेप 2 हो जाएगा, स्टेप 2 divide the equation by x minus x1 and solve the remaining quadratic equation। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम डिवाइड करेंगे तो वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी और उसे हम प्रीवियस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो फिजिक्स में ऐसा कभी क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कभी कोई एग्जांपल आता नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा फोकस नहीं दूंगा। अगर आ जाए, इन केस अगर आएगा तो मैं आपको क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूंगा ही। आपको एक वैल्यू गेस करनी है जो इस इक्वेशन को पूरे को जीरो कर देगी, और उस इक्वेशन से, उस वैल्यू से आपको फिर पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। रिमेनिंग जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसे क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर देना है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यार उस सिनेरियो को हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में जो फिजिक्स में यूज होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज होती है। अगर किसी को क्वाड्रेटिक में सॉल्विंग होगा तो ज़रूर मुझे मैसेज करेगा, हम उसे अच्छे से प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हमने डिस्कस किया सॉल्विंग इक्वेशन में वन वेरिएबल इक्वेशन। अब हम सॉल्विंग में बात करेंगे टू वेरिएबल इक्वेशन। तब हम सॉल्विंग में दूसरा पार्ट बात करते हैं टू वेरिएबल इक्वेशन, टू वेरिएबल। ओके तो टू वेरिएबल के बहुत सारे तरीके हैं। अगर हम बात करें टू वेरिएबल है तो बहुत सारे तरीके क्या हैं कि आपको टू वेरिएबल इक्वेशन के लिए मिनिमम दो इक्वेशन चाहिए होगी। मतलब कैसे, एग्जांपल की बात करें, सपोज दिया हुआ है कुछ 3x प्लस 4y या जस्ट प्लस y इज इक्वल टू 8, और दूसरी इक्वेशन दी है 4x माइनस या लेट्स से प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ऐसा कुछ दो इक्वेशन दी हुई है। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके दो मेथड है,
मेथड वन, मेथड वन जनरली ये प्रेफर्ड नहीं होता, मेथड वन हम यूज नहीं करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, किसी एक वैल्यू से किसी एक पॉइंट से वैल्यू निकालें और उसको दूसरे इक्वेशन में रख दें। क्लियर? तो मतलब लेट से मैंने y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाली और सेकंड में रख दी, तो हम इस तरीके से x फाइंड कर सकते हैं। मतलब इक्वेशन फर्स्ट यूज करते हैं, लाइक 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो ये y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 3x। ओके, किसी को कुछ डाउट है तो अभी पूछ सकता है, somebody raised hand, so you can ask if you have any doubt। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली और इसको हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। सो यूजिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में ये वैल्यू रख देंगे। इक्वेशन 2 क्या थी, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, और y की वैल्यू अब हम यहाँ पे रख देंगे। सो 4x प्लस 2y की वैल्यू कितनी है, 8 माइनस 3x इज इक्वल टू 1। तो ये बिल्कुल वही वाली इक्वेशन बन गई ना जो हमारी सिंगल वेरिएबल की थी। सॉल्व करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 4x प्लस 16 माइनस 6x इज इक्वल टू 1। ये 16 अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा, और 4 माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 16। सो बचेगा कितना, माइनस 15। तो माइनस 2x इज इक्वल टू बचेगा कितना, माइनस 15। माइनस माइनस कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 2 का डिवाइड हो जाएगा। सो 15/2 और 7.5। तो इस तरीके से x निकाल सकते हैं और वापस से उस वैल्यू से y निकाल सकते हैं। तो ये वो तरीका है जहां से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बट मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा टफ हो जाता है। सोचो अगर यहाँ पर कुछ 4y होता, तो अगर 4y होता तो फिर यहाँ डिवाइड में 4 होता, डिवाइड में 4 होता तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिखने लग जाता। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में जनरली तब यूज नहीं करते जब यहाँ y के साथ भी कुछ मल्टीप्लाई हो, तो फिर वो टफ बन जाता है, इसलिए यूज नहीं करते हैं। तो हम बात करते हैं मेथड 2 की। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ आप लोग को क्योंकि फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं फिर से अपने आप को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत कोई भी स्टूडेंट अगर ऐसा है जिसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर थोड़ा सा उन्होंने पहले नहीं किया हुआ है ये इक्वेशन सॉल्विंग, तो मुझे व्हाट्सएप करें, मैं उनका एक सेपरेट लेक्चर अरेंज करूंगा और उनको फिर से करवा देंगे। ये बिल्कुल ऐसा नहीं रहना है कि यार बताना ही नहीं है, अगर नहीं बताओगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किनको ये चीज़ें पहले से नहीं पता है। तो इसमें कोई नई फिजिक्स नहीं है या नई मैथ नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ। सेकेंड मेथड बात करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। सो एलिमिनेशन मेथड ये बहुत ज़्यादा फेमस है और मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग एलिमिनेशन मेथड एकदम फ्लुएंट रखें। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देखिए एलिमिनेशन मेथड से सेम इक्वेशंस लिख लेते हैं फिर से। इक्वेशंस क्या थी, 3x प्लस वाई 4x प्लस 2y। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड की लॉजिक हमें देखना है, लॉजिक हमें देखना है कि एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, मतलब एक पैरामीटर को एलिमिनेट करने का ट्राई करना है। तो एलिमिनेट कब करेंगे, ये 3 है ये 4 है, एलिमिनेट तो नहीं हो सकता है सब ट्रैक करने में। बट देखो ये 2 है और इस इक्वेशन में 2 नहीं है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम कोएफिशिएंट बराबर करने का ट्राई करते हैं, तो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। ये इक्वेशन बन गई नई थर्ड इक्वेशन। अब देखो ये इक्वेशन 2 और 3 को अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा, 2y कैंसिल हो जाएगा। सो बाई सब्ट्रैक्टिंग, सो बाई सब्ट्रैक्टिंग अगर मैं सब्ट्रैक्ट किया इनको तो देखो क्या होगा, ये प्लस है तो इसे हमें माइनस बना देना पड़ेगा, ये प्लस है इसे भी माइनस बना देंगे और इसे भी माइनस। तो पैटर्न क्या हो जाएगा कि प्लस का 2y, ये तीनों प्लस और इस नेगेटिव के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस का 4x और माइनस का 6x में बचेगा कितना, माइनस का 2x, और इसमें 1 में माइनस 16 जाएगा, बचेगा माइनस का 15। तो माइनस माइनस का कैंसिल, x इज इक्वल टू 15/2 दैट इज 7.5।
तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से निकालना बहुत ही यूज हो जाता है, और इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू आ जाएगी। सो यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, सो इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू ये वाली यूज कर लो, तो देखे क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स मतलब कितना था 15/2 प्लस y इज इक्वल टू 8। सो y इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 8 माइनस ये कितना हुआ 45/2। अभी इन दोनों को हमें सॉल्व कर देना है। सो y इज इक्वल टू क्या करते हैं यार, ये सॉल्व करना सबको आना चाहिए। सपोज कभी लिखा है कुछ भी लिखा है, ऐसे लिखा है लेट्स से 12 माइनस 3/2, सो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, ऐसा एलसीएम 1 लेने की जरूरत नहीं होती है। कभी एक सिंगल नंबर अगर लिखा है तो आप सिर्फ इस वाले को मल्टीप्लाई कराओ इसमें डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें 12 इंटू 3, 12 इंटू 2, सो हो जाएगा 24, देन माइनस ये जो न्यूमरेटर है वो रहेगा और ये पूरे का डिनोमिनेटर बन जाता है, तो आंसर क्या आ जाता है 21/2। तो ये पैटर्न है सबको रहना चाहिए कि कभी एक सिंगल नंबर से अगर एक फ्रैक्शन करते हैं तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में और इजीली उन्हें नॉर्मल वे में सॉल्व कर दो। तो मैं इस चीज को यहाँ पे फिर से अप्लाई करने का ट्राई करूंगा। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर में, मतलब 2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 16, माइनस वापस से न्यूमरेटर सॉल्व कर देंगे और डिनोमिनेटर वो पूरे का बन जाता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसे सॉल्व किया, ये क्या आ गया 39 मतलब 29/2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वैल्यू वाइज उसको यूज कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 14.5 और ये नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस का 45 था ना, सो y की वैल्यू आ गई। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को जिनको एलिमिनेशन मेथड पहले से नहीं पता है वो हमें मतलब मुझे मैसेज कर दे, मैं उनका एक ग्रुप बना के सब लोग का अलग से उनको वापस से इस पे बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा के और सिखा दूंगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को। किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो या फिर 2 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देगा, हम उसे डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो पूरा डिस्कशन था नंबर 1 पार्ट क्या इक्वेशन सॉल्विंग, ये मैं मान के चलता हूँ कि क्लास 10th में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा, इसलिए मैंने इसे बहुत ही फास्ट मूव करा दिया। जो भी स्टूडेंट का कुछ डाउट है, जिन्हें इक्वेशन सॉल्विंग में प्रॉब्लम आती है, मैसेज करेंगे मुझे, मैं उनका एक ग्रुप बना के उन्हें इक्वेशन सॉल्विंग पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो अलजेब्रा का ये वो टॉपिक है जो प्रीवियस से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसे स्पीड से रोल किया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और इसे हम थोड़ा सा स्मूथली और आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये सबके लिए नया है, सबके लिए ये पॉइंट एकदम नया होगा। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ अलजेब्रा है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, बाइनोमियल थ्योरम का मैंने एक बार ऑलरेडी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कुछ स्टूडेंट्स को कि बाइनोमियल थ्योरम बीच में यूज हो जाती है, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यार बाइनोमियल थ्योरम है क्या। समझे बाइनोमियल थ्योरम क्या है। मैथमेटिक्स में जब कभी 1 के साथ में कोई नंबर ऐड किया जाता है x, याद रखना है 1 के साथ में कोई नंबर x ऐड किया जाता है और उसकी पावर कुछ बहुत ज़्यादा होती है, n कुछ भी हो सकती है, तो इसको एक्सपेंड करके इस सीरीज का एक सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन होता है 1 प्लस ये पावर एक बार मल्टीप्लाई होती है nx प्लस, अब ये नंबर पावर को हम कम करते जाते हैं तो n और हो जाता है n-1 इंटू एक्स स्क्वायर, बट ये जो नंबर है इस पे हम डिवाइड एक फैक्टोरियल का करते हैं 2 फैक्टोरियल प्लस थर्ड स्टेप में हो जाता है n-1 n-2 लाइक वाइज डिक्रीज करते जाते हैं और फैक्टोरियल बन जाते हैं 3 और ये हो जाता है x³। तो इस तरीके से ये सीरीज आगे कंटिन्यू चलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि फैक्टोरियल क्या है, तो पहले आप थोड़ा सा देखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज लिखा हुआ है कहीं 5 फैक्टोरियल, तो इसका मीनिंग होगा 5 से लेके 1 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई करना, मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। लाइकवाइज अगर मैंने कहीं पे लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1। कहीं पे मैंने लिखा हुआ है 7 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब ये जो सिंबल है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इसे फैक्टोरियल बोलते हैं। सो 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 6 5 4 3
2 1 लाइकवाइज। तो इसका मतलब अगर आपने n फैक्टोरियल लिख दिया तो ये स्टार्ट होगा n से, इंटू n-1 रहेगा, फिर इंटू n-2 रहेगा, फिर इंटू n-3 रहेगा। लाइकवाइज ये इंटू चलता रहेगा कि हम 1 पे नहीं पहुंच जाते हैं। ये थोड़ा सा हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि फैक्टोरियल कैसे सॉल्व होते हैं। तो ये बायनोमियल थ्योरम हो गई जो मैंने लिख दी। बट अभी अच्छी बात यह है कि फिजिक्स में बायनोमियल थ्योरम इस तरीके से यूज होती ही नहीं है, कभी आपको ये यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें हमेशा यूज करनी पड़ेगी स्पेशल केस। हम हमेशा यूज करेंगे इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस देखिए क्या है। स्पेशल केस का मतलब है कि जो ये हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट समथिंग इंटू एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 ऐसे जाता जाएगा, क्लियर। तो इसकी एक स्पेशल बात ये है कि अगर मैं फोकस करूं क्या कि ये x, इफ x इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल का मतलब है x इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर 1 से बहुत छोटा है then x square will be much lesser than 1, क्योंकि मुझे पता है कि अगर 1 से कम वाले नंबर का अगर आप स्क्वायर या पावर करते हो तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू कम होने लग जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे, सपोज 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.1 इंटू 0.1 0.1। अगर आपने इसका भी स्क्वायर किया तो फिर कितने जीरोज हो जाएंगे 0.0001, मतलब और छोटा होता जाता है। तो कभी भी 1 से छोटे नंबर का स्क्वायर करते तो बहुत छोटा हो जाता है। तो अगर छोटा हो जाएगा तो वी कैन इग्नोर द हायर ऑर्डर्स पावर, so we can ignore higher powers। तो अगर हम हायर पावर्स को इग्नोर कर देंगे तो हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं क्या कि 1 प्लस एन एक्स को हाउ टू दी पावर एन, सॉरी माय मिस्टेक, 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन को अप्रॉक्सीमेटली, ये सिंबल ऑफ अप्रॉक्सीमेशन है, अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं हम 1 प्लस एन एक्स, क्लियर। आगे की पावर क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारा स्पेशल केस है। ये कब वैलिड है, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तब के लिए हम ये चीजें यूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं पहले से लिख देता हूँ। अगर 1 माइनस एक्स टू दी पावर n होगा तो हम उसे लिख सकते हैं 1 माइनस एन एक्स। अगर 1 प्लस एक्स टू दी पावर n ही माइनस का होगा तो भाई मल्टीप्लाई माइनस n का करेंगे तो माइनस आएगा, 1 माइनस एन एक्स आएगा। अगर 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस एन है तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई फिर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। इस तरीके से कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है किसी स्पेशल केस का हमें फिजिक्स में क्या काम है, तो वो अपन एग्जांपल के थ्रू समझ लेंगे कि यार फिजिक्स में क्या काम है। देखिए एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। देखें फिजिक्स में क्या काम है। सपोज फिजिक्स में कभी आपको सॉल्व करने को आ गया कि यार 0.98 का पावर 4 फाइंड करना है, क्लियर। तो मतलब यार समझ लो कि बहुत टफ काम हो गया, क्योंकि 1 वगैरह होता तो इजी होता, लेकिन अगर वैसे कुछ रहेगा तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। तो मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू कर देता हूँ 0.98 का पावर 4 सॉल्व कर लेते हैं। सो 0.98 का पावर 4 0.98 सॉल्व करके आंसर आने वाला है। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके लिख देता हूँ, आएगा 0.9223, सो ठीक है। इस तरीके का नंबर आने वाला है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बायनोमियल लगाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि यार कैलकुलेटर तो नहीं रहेगा ना एग्जाम में, तो मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे बायनोमियल यूज करेंगे। सो यूजिंग बायनोमियल, अब देखना बायनोमियल कैसे यूज करेंगे। मैंने कहा बायनोमियल के लिए 1 होना चाहिए बस, मतलब ये नंबर 1 के आसपास होना चाहिए। तो देखो 1 माइनस 0.02 लिख सकते हैं ना इस नंबर को, टू दी पावर 4, 1 माइनस 0.2, और यहाँ से दिख रहा है क्या कि 0.02 इज अवर x विच इज वेरी वेरी लेस देन 1, 1 से काफी लेस भी है। तो हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 यहाँ पे माइनस है और पावर प्लस की है तो क्या आंसर आएगा माइनस
nx मतलब 4 इंटू 0.02। तो देखिए आंसर क्या आएगा 1 माइनस 0.08। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.92। देख रहे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ा, थोड़ा कम आया बट डिफरेंस नहीं पड़ा उतना। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि इस चीज़ से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम बाइनोमियल का यूज़ कर सकते हैं अपने फिजिक्स में। तो फिजिक्स में बाइनोमियल का यूज़ इस तरीके से होगा। अब पावर तो एक बार आप सॉल्व कर सकते हो, लेट्स से चलो ठीक है, अभी बोल रहे होगे कि अरे सर मतलब चल जाएगा, इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है, हम तो ये कर लेंगे। तो मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं रूट वगैरह दे दूं तब आपको कितना टफ लगेगा देखिएगा। मैं आपको दे रहा हूँ 0.98 का क्यूब रूट निकालने के लिए, अब आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ है, ये लेट्स से मैं यहाँ पे 0.99 कर देता हूँ। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो अब इसका क्यूब रूट बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि आप एग्जाम में लेट्स से मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, 989898 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लोगे अगर टाइम है बहुत, क्लियर। लेकिन ऐसे सॉल्व कर पाना टफ रहेगा, रूट वाली वैल्यूज नहीं सॉल्व कर पाएंगे आप। तो अपन क्या यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल। सो यूजिंग बाइनोमियल, यूजिंग बाइनोमियल, ओके। अच्छा, बाइनोमियल में क्या करना होता है, वन के टर्म्स में हमें लिखना आना चाहिए, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01, ठीक है, 0.99 को। अब ये पता होना चाहिए सबको, मैं बता देता हूँ, जो रूट वाली वैल्यू होती है पावर, उसे हम 1 अपॉन में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, रूट मतलब पावर क्या है 1/3 है। और अब हम इसे बाइनोमियली अप्रोक्सीमेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 1/3 का इनटू होगा, पावर क्या हो जाएगी जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.01। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस, अब इसे सॉल्व करते हैं 0.00 और 10 बन जाएगा, 10 को कितना टाइम्स आएगा 3 टाइप। तो इस तरीके से हम ये वैल्यू माइनस कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.9967, ये अप्रोक्सीमेटली रहने दें तो 666 टाइप हम कंसिडर कर सकते हैं, इसमें कितने भी 3 आ सकते हैं, क्लियर। तो ये हो गया हमारा आंसर कि ये इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट होगा। तो आप देखें कि ये रियल वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, बट इतनी सही है कि एग्जाम में आपको इसी तरीके की अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी जाती है चूज करने के लिए। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल को डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो से यूज कर सकते हैं। किसी को बाइनोमियल में कुछ डाउट हो तो बताएं, किसी को बाइनोमियल में कुछ डाउट हो। हाँ सर, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? ओके, दिस 0.99 part, yeah, whole Yes, sir. binomial. Okay, I'll explain the whole binomial. Just check again. Everyone focus. यार 1 प्लस एक्स, आपको कुछ भी नंबर है आपको 1 के फॉर्मेट में ट्राई करना है, लिखने का ट्राई करना है उसे कि 1 के फॉर्मेट में मैं ट्राई कर दूं लिख के। तो अगर आपने 1 प्लस माइनस समथिंग में उस नंबर को लिख दिया, तो जो पावर है वो आपको लॉजिकली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्विंग में पावर को जस्ट उस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, बस ये पैटर्न है। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन को किया, तो हमने जस्ट एन को मल्टीप्लाई करा दिया एक्स से। तो अगर इसकी बात करूं जैसे 98 था, तो 98 को हमने बाइनोमियल के लिए लिख दिया 1 माइनस 0.02, क्लियर। अब पावर 4 है तो अब हमें पावर 4 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ लिख सकते हैं 1 माइनस पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखें आंसर आ गया 0.92, जो कि हमारी रियल वैल्यू के काफी अप्रोक्सीमेट है। तो एक अप्रोक्सीमेशन मेथड है बट बहुत ही अच्छा है। सेम अगर मैंने रूट वगैरह निकालने को कर दिया तो कभी आप निकाल ही नहीं सकते हो, इतना टफ रहेगा। रूट है, क्यूब रूट निकालना समझ रहे हो कितना कॉम्प्लिकेट होगा अगर रियल वैल्यू नहीं पता आपको। तो क्यूब रूट निकालना भी टफ होगा, बट मुझे पता है कि ये जो रूट की पावर होती है उनको हम 1 अपॉन के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसे हम क्या लिख देंगे 1/3 के फॉर्मेट में, और फिर अभी हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई। कैसे, 0.99 को हमने लिख दिया 1 माइनस 0.01 और क्यूब रूट को लिख दिया पावर 1/3। अभी ये 1/3 जस्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस एक्स के, एक्स क्या है यहाँ पर, ये हमारा एक्स है, इट इज वर्किंग एज एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंड दिस इज वर्किंग एज एन, सो दिस इज अवर एन, दिस वन इज एक्स, तो ये हो गया एन इंटू एक्स, तो ये अपना हो गया एन और ये हो गया एक्स, एन इंटू एक्स टाइप सॉल्व कर देते हैं।
तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया और वैल्यू निकाल ली कि यार इसका क्यूब रूट ये आने वाला है। एक एग्जांपल और देखता हूँ, आप लोग ट्राई करें, देखे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। लेट्स सी, आपको सॉल्व करना है 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1.01। चलो ये ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें, इसे सॉल्व करने का ट्राई करें, देखें। आंसर बताने की जरूरत नहीं, मैं ही एक्सप्लेन करूंगा, जस्ट आप सेल्फ इवेलुएट करें, सॉल्व करके रख लें। सो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, मतलब ये हो जाएगा कितना 1.01 टू द पावर 1/2। और मैंने बताया कि बायनोमियल के लिए इसे न्यूमरेटर में होना चाहिए प्रॉपर, तो ये ऊपर जाएगा अगर तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। सो 1.01 टू द पावर क्या बन जाएगा, -1/2। और इसे हम बायनोमियल के फॉर्मेट में लिखने का अगर ट्राई करें तो ये फॉर्मेट फाइनली हमारा बन जाएगा कितना, 1 प्लस 0.01 टू दी पावर 1 - 1/2। ये हमारा फाइनल सिनेरियो बन जाएगा। अब हम इसमें लगा सकते हैं यूजिंग बायनोमियल, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग बायनोमियल। तो बायनोमियल मतलब क्या होगा, ये अप्रॉक्सीमेटेड होगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, nx का मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब 1। अब मैंने बताया कि देखो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई क्या आएगा, नेगेटिव आने वाला है। 1/2 इंटू ये वैल्यू कितनी है, 0.01। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ गई 0.005, क्योंकि इसे एज अ 10 कंसिडर कर लेंगे ना। देन अगर हम इसे सॉल्व करें, माइनस करें, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.995। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी कि इसे सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आने वाला है, ये वैल्यू आने वाली है। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों का के लिए रेडी रहना पड़ेगा, लॉजिक आपको क्लियर रखना पड़ेगा। डन। तो किसी को अभी जो मैंने अभी बायनोमियल बताया कि यार बायनोमियल को कैसे करना है, उसमें कुछ भी डाउट हो तो बता दे। ओके, ओके, ठीक है। चले, तो अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट सिनेरियो पे, वापस आते हैं। तो बायनोमियल का हमें यूज समझ में आ गया कि यार बायनोमियल का फिजिक्स में कितना ज़्यादा यूज है, कैलकुलेशन के फॉर्मेट में। डन। तो सेकंड फॉर्मेट जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको वो था बायनोमियल थ्योरम। तो अलजेब्रा का जो पार्ट हमें दूसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, वो था बायनोमियल थ्योरम। और मैंने बताया कि इस थ्योरम को हम कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा तरीके से यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट है। जब आपको क्वेश्चंस आएंगे फिजिक्स में, चैप्टर्स में जब क्वेश्चन आएंगे, तो मैं आपको बार बार रिकॉल कराता रहूंगा कि देखो यार यहाँ पर हमने बायनोमियल यूज कर लिया है, कैसे यूज किया हुआ है। ठीक। थर्ड हम यूज करेंगे लॉग। तो थर्ड है लॉग ऑपरेटर। ओके, तो लॉग ऑपरेटर की बात करें, लॉग क्या है देखें, लॉग ऑपरेटर कैसे काम करता है। और लॉग भी यूजुअली क्लास 10th में पढ़ लेना होता है, बट मैं यहाँ पर आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत डिटेल में, क्योंकि कुछ लोग 10th में लॉग को नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे देखें लॉग का पर्पस क्या है और कैसे काम करता है। चलिए देखें। तो पहले हम बात करते हैं थोड़ी सी एक वैल्यू। सपोज मैं 10⁻³ सॉल्व करूंगा, आंसर क्या आएगा, 1000। ठीक है, तो ये हो गया एक एक्सपोनेंट फॉर्मेट, मतलब एक वैल्यू लिखी हुई है क्या कि सर 10⁻³ करोगे तो आंसर आएगा 1000। ठीक है, चलेगा। अगर मैंने किया लेट से 8⁻², तो मुझे पता है क्या ये 64 आंसर आने वाला है। तो ये जो फॉर्मेट है, ये लिखा हुआ है एक्सपोनेंट फॉर्मेट में, इसको ही एक दूसरे तरीके से लिखने का जो पैटर्न होता है वो होता है लॉग। क्लियर। तो लॉग बस ये एक्सपोनेंट का एक डिफरेंट फॉर्मेट है लॉग। तो हम बात करें कि ये किस टाइप का फॉर्मेट है, चले बात करते हैं। तो सपोज एक्स एक नंबर है और उसकी पावर आपने वाई किया हुआ है और सॉल्व करके आंसर आ गया जेड। क्लियर।
x टू द पावर y है और सॉल्व करके आंसर आ गया z। तो इसे लॉग में लिखने का तरीका है लॉग। लॉग में दो चीजें होती हैं, लॉग वैल्यू और बेस। बेस की बात करें तो जिस पे हमने पावर लगाई हुई है उसी को बोलते हैं हम क्या, बेस। तो ये जो x है ये हमारा क्या बन जाता है, बेस। क्लियर। और ये जो अमाउंट है ये बन जाता है हमारा ऑपरेटर का पॉइंट। यार ये 1000 की वैल्यू क्या होगी, तो ये बन गया लॉग z। तो इसे हम रीड क्या करेंगे, इसे रीड करेंगे लॉग z बेस x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आएगा y जितना। तो ये वो पैटर्न है जैसे हमने इस पावर वाले सिस्टम को एक लॉगरिथमिक ऑपरेटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप बोलोगे सर इसका लॉजिक क्या है, तो यार इसमें लॉजिक वाला पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट ये है कि ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है वो। ठीक है। अब इसको जरूरत क्यों पड़ी इस ऑपरेटर को करने के लिए, इस ऑपरेटर की जरूरत ये पड़ी कि आप बड़ी से बड़ी वैल्यू को अब आप छोटे में लिख पाएंगे। क्यों, क्योंकि सोचो जब आपको 10⁻³ लिखना था तो आंसर क्या आ रहा था, 1000। अब सोचो मुझे 1000 को वापस से छोटे से नंबर में लिखना है, तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पावर है यही तो लॉग का आंसर आने वाला है। तो इसका मतलब अगर आपको लॉग 1000 लिखना है, लॉग 1000, तो आंसर क्या आएगा 3। तो सोचो ना कितने बड़े नंबर का आंसर आप कितना छोटा सा लिखने वाले हैं। तो लॉगरिथमिक स्केल्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल स्केल्स। मतलब इनको हम क्या करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को छोटा करने के लिए काम आती है। मतलब आपने लगा दिया लॉग और खूब बहुत बड़ा सा नंबर लिख दिया, ये इतना सारा। अब इस इतना बड़ा नंबर है, अगर आप लॉग स्केल में इस नंबर को देखोगे तो ये नंबर रहेगा सिर्फ 7। तो लॉग स्केल एक बड़े से डेटा को छोटे स्केल में बनाने में काम आता है। मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, जब आप इंडस्ट्रियल पार्ट में जाएंगे तो जब जो भी कोई भी प्रोडक्ट और टाइम का कोई भी ग्राफ आता है, तो जो ग्राफ आते हैं वो प्रोडक्ट्स इतने सारे होते हैं कि मतलब थाउजेंड्स और मिलियन में चल रहे होते हैं। ये लेट्स से व्यूज, लाइक यूट्यूब पे ये सारी चीजें चल रही होती हैं, तो उन पे तो लिख देते हैं सीधा 1 मिलियन और इतना मिलियन। अगर आपको उनको रियलिस्टिक बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं लॉग पेपर पे। तो अगर आप लॉग पेपर पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो सारे ग्राफ क्या होंगे, बहुत ही ज्यादा कंसाइज हो जाएंगे। मतलब आपको 10 भी 1 जैसा दिखेगा, 1000 भी 2 जैसा दिखेगा, 3 जैसा। तो इस तरीके से बहुत ही छोटे स्केल में ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो लॉग का काम क्या है, एक बड़ी स्केल को छोटे में लाने का काम है लॉग का। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यार फिजिक्स में क्या काम है। तो फिजिक्स में यार होता ये है कि कई बार क्वेश्चन आंसर लॉग के फॉर्मेट में पूछ लेता है, तो इस तरीके से हमें लॉग के फॉर्मेट में आंसर करना होता है। मतलब अगर मैं एक एग्जांपल देख लूं तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से होगा कि लेट्स से 3⁻³ है, या लेट्स से 3⁻4 कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 81। तो इसे हम लॉग फॉर्मेट में लिख सकते हैं लॉग बेस 3 ऑफ 81। सो लॉग ऑफ 81 बेस 3, वैल्यू क्या आएगी इसकी 4। तो ये हो गया हमारा लॉग ऑपरेटर में सॉल्व करना। अब बात करते हैं कि अगर बेस गिवन नहीं है, याद रखना है आपको, यूजुअली इफ बेस इज नॉट गिवन, then it is considered as 10. It is considered as 10। तो याद रखना है कि कभी अगर कुछ दिया नहीं है बेस, तो फिर सोचने नहीं लगना है सर फिर ये क्या वैल्यू होगी। बहुत ही सिंपली आप आंसर कर सकते हो। देखें, सपोज आपको आंसर लिखा हुआ है लॉग लेट्स से 100 की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप सोचोगे अरे सर बेस क्या है, बेस तो दिया ही नहीं है। सो इफ बेस इज नॉट स्पेसिफाइड देन ऑलवेज कंसिडर द बेस एज 10। तो आंसर क्या आ जाएगा 2। क्यों, क्योंकि अगर गिवन नहीं है देन कंसिडर द बेस एज 10। तो देन बेस को क्या कंसिडर करना है 10। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि बेस अगर हमने एज्यूम कर लिया है 10, तो हमें ये देखना है कि 100 कब आएगा। तो हमें पता है 10⁻² का आंसर आने वाला है क्या 100। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉग 100 का आंसर आ जाएगा, लॉग 100 का आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लॉग की वैल्यूज लिख सकते हैं। तो अगर बेस गिवन नहीं है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी सी रियलिस्टिक एग्जांपल की। क्या कि नेचुरली आप जितनी भी वैल्यूज देखोगे,
नेचुरली अगर आप देखोगे तो नेचुरली एक वैल्यू है, ऐसा कुछ नहीं कि ये वैल्यू कहाँ से आ गई है, ये वैल्यू डेटा सॉल्विंग के बेस पे आई हुई है। क्लियर? जब हम नेचुरली बहुत सारी सीरीज को देखते हैं, जैसे आप बहुत सारी फिबोनाची सीरीज और डिफरेंट सीरीज फेमस है इन सब चीज़ों के लिए, उन सीरीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैथ में एक लेटर बहुत ज़्यादा यूज होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। क्लियर? स्मॉल ई। तो ये स्मॉल ई क्या है, एक टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि स्मॉल ई मतलब कुछ ऐसा नया चीज नहीं है, ये क्या है, जस्ट एक नंबर है। तो अगर आपने स्मॉल ई पे कुछ पावर लगाया, सपोज स्क्वायर किया, तो नंबर क्या आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो ये एक सिंपल सा नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं लिख देता हूँ, या जस्ट ये हटा देता हूँ। लेट्स से हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ ई कितनी होती है। सो वैल्यू ऑफ ई, सो ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718, और आगे भी होता है, मतलब जस्ट मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ कि ये इतनी होती है। क्लियर? तो मैथ में कई बार लिखा होता है ई टू दी पावर समथिंग। तो मान लो कुछ लिखा हुआ है ई टू दी पावर कुछ एक्स, और सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, वाई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग बेस ई वैल्यू ऑफ वाई विल बी एक्स। ये लॉग का पैटर्न हो गया। ठीक, अब होता क्या है कि जो लॉग बेस ई है इसका एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका एक रिप्रेजेंटेशन है। सो लॉग ऑन बेस ई is called natural log, is called natural log, and it is written as ln। तो ये याद रखना है कि जो ये लॉग है बेस ई वाला, ये लॉग को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं, इसे ln से लिखते हैं। तो ये इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कई बार आपको डायरेक्ट आंसर्स दिया हो सकता है। कैसे? आपको एग्जांपल पूछ सकता है, एग्जांपल पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ln, लेट्स से ln 1000। तो आप आंसर करोगे कि क्या इसका आंसर 2 होगा क्या। अगर हम इसका आंसर 2 की बात करें तो ये इनकरेक्ट आंसर होगा, 2 नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ln का मतलब है, ln का मतलब है लॉग बेस ई 100, ये पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई पर क्या नंबर करें जिससे आंसर आ जाए 100। तो ऑफ कोर्स ई पे बेटा 2 नहीं कर देंगे तो 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा ना, मतलब ई की वैल्यू पर कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि हमें ये फील आता है, 10 का पावर फील आता है, बट ई वाला फील नहीं आता है। तो इसलिए हम एक रूल याद रखेंगे। हम क्या रूल याद रखेंगे, ऑलवेज क्या, कि अगर कभी टेंशन हो कि यार ये ln आ गया है, तो आप उसे कन्वर्ट कर दो नॉर्मल लॉग में। तो याद रखें, लेट से लिखा हुआ है ln x, तो आप उसे नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई जस्ट 2.303। आप ये नंबर मल्टीप्लाई करके, बिकॉज ln log e की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाई करके आप ln को किस में बदल सकते हैं, log बेस 10 में x। और मुझे लगता है बेस 10 सबको फील होता ही है। तो इस तरीके से हम इस रूल को याद रख सकते हैं कि अगर आपसे पूछा हुआ था तो आप ये कर सकते हैं। मतलब जो प्रीवियस एग्जांपल है, चले उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रीवियस एग्जांपल क्या था, प्रीवियस एग्जांपल था लॉग, सॉरी प्रीवियस एग्जांपल था ln 100 सॉल्व करना है। तो आपको ln 100 सॉल्व करना है तो क्या करना चाहिए था, आपको 2.303 इंटू ln को क्या बन दो, log 100 बोल दो। अब log 100 आप सबको पता है कि log 100 क्या आने वाला है, 2। सो ये होगा 2.303 इंटू 2। सो आंसर कितना आ जाएगा, 4.606। तो इस तरीके से हम ln की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं तो हमें दो टाइप के रूल पता है। हमें लॉग निकालना आता है, लॉग ऑपरेटर हमें सॉल्व करना आता है। हमें लॉग में बेस चाहिए, हमें पावर चाहिए और हमें उसकी वैल्यू चाहिए। तो ये लॉग ऑपरेटर हमें पता है। एक नई चीज जो हमने यहाँ पे बताई, क्या, नेचुरल लॉग विच इज नेम्ड एज ln। अगर कभी ln आ जाए तो डर नहीं जाना है, सिर्फ क्या करना है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना है और उसे नॉर्मली लॉग की तरह ही सॉल्व करना है। क्लियर? तो अब बात आती है कि नॉर्मली लॉग को कैसे सॉल्व करना है। तो एक होती है लॉग टेबल, लॉग टेबल दी जाती है और आप लोग को लॉग टेबल में से वैल्यू निकालना सिखाई जाती है।
फिजिक्स में भी लॉग टेबल यूज की जाती है, बट याद रखना हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लॉग टेबल से और वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ी सी वैल्यूज याद रखो और फिर आप कॉमन सेंस से निकाल सकते हो। क्लियर? तो हमें लॉग के कुछ बेसिक रूल्स हमें याद रखने पड़ेंगे और कुछ बेसिक वैल्यूज, और हम पूरा लॉग टेबल, मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट आंसर बता देंगे, बट हम गेस कर पाएंगे पूरी लॉग टेबल, ये मैं गारंटी देता हूँ। जितनी फिजिक्स में यूज होती है उतनी तो आप तुरंत गेस कर लेंगे। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे किनकी, बेसिक रूल्स एंड वैल्यूज की। सो बेसिक रूल्स एंड वैल्यूज। तो लॉग के बेसिक रूल्स और वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है। चले तो बात कर लेते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 की बात करें कि लॉग में सॉल्विंग में बहुत सारी चीजें काम आती हैं। तो कई बार आप देखें आपको लॉग कुछ नंबर है, लेट से ए टू दी पावर कुछ है एम, मतलब कैसे, सपोज आपको सॉल्व करना था लॉग 50, या लेट से 50 पावर नहीं है कुछ 49, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं लॉग 7 टू दी पावर 2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं लॉग। तो अगर कभी लॉग ए टू दी पावर समथिंग है तो वो जो पावर होती है वो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो आप इसे लिख सकते हैं लॉग एम बाहर आ गया जस्ट ए, तो लॉग ए की वैल्यू ढूंढ लें और आप कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। तो रूल नंबर 2 कि अगर लॉग के अंदर कोई नंबर आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया हुआ है, लाइक लॉग के अंदर अगर हम बात करें, लेट्स से हमने लिखा हुआ है लॉग ए इंटू बी टाइप, मतलब सपोज कभी ऐसी जरूरत पड़ गई कि लॉग लेट से है 10, तो log 10 को जरूरत, अब वैसे तो log 10 पता है बट जरूरत पड़ी तो 5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ऑफकोर्स 10 को लिखने की जरूरत नहीं, बट सपोज 14 पूछा तो 14 को लिख सकते हैं क्या, 7 इंटू 2। तो जब भी कभी आप log को दो नंबर के मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो अच्छी बात ये होती है कि उनका log निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उनका अलग अलग log निकाल सकते हैं। सो log a निकाल सकते हैं प्लस log b निकाल सकते हैं। मतलब अगर आपको कोई नंबर रैंडम सा है और आप उसके फैक्टर कर लो, ऐसे फैक्टर जिनका लॉग आपको पता है, तो आप सारे का लॉग ऐड करके आप प्रॉपर लॉग निकाल सकते हैं। सेम वे में अगर देखें तो लॉग डिवाइड भी हो सकता है, ए बाई बी भी हो सकता है, तो वो सिंपल है, क्या हो जाएगा वो लॉग ए की वैल्यू माइनस लॉग बी की वैल्यू। तो इस तरीके से लॉग की हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं। डन। फिर यही फिजिक्स में तो मेन यही प्रॉपर्टीज हमें काम आती हैं, बट इन केस लेट से फोर्थ की बात कर लेते हैं। यूजुअली हमने इसको डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर भी लिख लिया है। सोचो कभी हमें बेस चेंज करना पड़ जाए कुछ भी, तो बेस चेंज करने का मेथड क्या होता है, अगर हमें लॉग कुछ ए बेस पे है बी, हमें चेंज करना है इसका बेस, हमें लेट से चाहिए बेस सी चाहिए, हमें ए नहीं चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से फील कर सकते हैं कि एक बेस तो ए ही रहेगा, बट यहाँ पर वैल्यू निकाल देते हैं सी की, इनटू करा सकते हैं लॉग अब बेस सी वैल्यू ऑफ बी, इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसे याद कैसे करना है, आप कॉमन सेंस समझो। कॉमन सेंस क्या है कि यार ये सी एक ऊपर है और एक नीचे है, ये सी कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया ना लॉग ए बाई बी। तो ऐसा रियल में कुछ कैंसिल आउट नहीं होता, मैं सिर्फ एक फील के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे याद कर सकते हो। मतलब लेट से आपको चाहिए लॉग 8 बेस 2 चाहिए, लेट से, अभी ये तो सिंपल हो गया, 8 बेस 3 चाहिए, तो इसे आप कुछ भी रैंडम लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 8, मतलब इसे ऐसे लिख सकते हो लॉग 3, और यहाँ पर आप 2 लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ 2 लिया तो नेक्स्ट आपको बेस में भी 2 लेना पड़ेगा और 8, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन में इस चीज की वैल्यू आपको गिवन हो, ये आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हो कि 2 बेस पे 8 क्या होता है, और फिर आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये रूल भी थोड़ा सा कभी कभी हमें काम आ जाता है। तो ये था हमारा रूल वाला सेगमेंट। अब बात कर लेते हैं वैल्यूज की, ठीक है। तो बेसिक रूल्स था ये, रूल्स की बातें कर ली हमने कि बेसिक रूल्स था। अब हम कुछ बेसिक वैल्यूज की बात कर लेते हैं, और कुछ बेसिक वैल्यूज की बात करते हैं। तो लॉग में देखें बेसिक वैल्यूज में काफी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि लॉग 10 क्या होगा। तो बेस अगर कुछ नहीं गिवन तो क्या लेना है, बेस 10। लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, तो बेटा 10 टू दी पावर क्या रखें कि आंसर जो है 10 आ जाए, तो ऑफ कोर्स क्या रखेंगे,
1 रखेंगे। 1 ओके, तो log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है। दूसरा अगर हम बात करें, एक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है log की, log 1 की। सो 10 बेस है बट log 1 कितना होगा। तो सोचना है 10 की वैल्यू है, क्या पावर लगाएं कि 1 आ जाए। तो भाई कुछ भी पावर लगाओ, कुछ भी पावर लगाओ, अगर किसी भी नंबर में आपने 0 लगा दिया पावर में, तो वो आंसर क्या आ जाता है 1 आ जाता है। मतलब आप एनी नंबर टू द पावर 0 कर दें तो आंसर क्या आ जाने वाला है 1। तो इसका मतलब log 1 का आंसर तो हमेशा 0 ही आने वाला है फॉर एनी बेस। तो मतलब चाहे ln हो, कोई सा भी हो, log पे एनी बेस पर वैल्यू अगर 1 है तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 0 ही आएगी। अच्छा, थर्ड बात कर लेते हैं, 1 से भी कम अगर वैल्यू ले लें, लेट्स से log 0.5, लेट्स से log बेस 10, और ये मान लेते हैं x, और वेयर x इज लेस देन 1, वेयर x इज लेस देन 1। अगर 1 से लेस देन नंबर ले लिया, मतलब लेट से आपने छोटा नंबर ले लिया 0.5 ले लिया, तो लेट से आपने यहाँ पर ले लिया है कि 0.5, मतलब 10 टू द पावर हम क्या करें कि वैल्यू आ जाए 0.5। क्लियर, इस तरीके से। तो यार आपको ये समझना है कि आप पॉजिटिव पावर लाएंगे तो इससे बड़ा ही नंबर आता जाएगा ना। इसका मतलब आपको पावर क्या यूज करनी पड़ेगी, नेगेटिव यूज करनी पड़ेगी, तब 1 अपॉन करके ये वैल्यू छोटी होगी। क्लियर। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि अगर x छोटा है 1 से तो ये वैल्यू क्या आने वाली है, नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। तो इस तरीके से हम ये पॉइंट भी डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया क्या, अगर 1 से कम है वैल्यू तो लॉग नेगेटिव आएगा, अगर 1 है तो 0 आएगा, और अगर 10 है तो वैल्यू आएगी 1। अब हम बीच की थोड़ी सी कुछ वैल्यूज डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आप लॉग टेबल देखोगे तो मैं चाहता हूँ कि लॉग टेबल में से कुछ वैल्यूज आप याद रखो। तो ये मैं लॉग टेबल से डायरेक्टली बता रहा हूँ कि log 2 की वैल्यू कितनी होती है। ये सारी किसमें बेस 10 है, तो बेस 10 लिखने की बार बार जरूरत नहीं होती, log 2 की वैल्यू कितनी होती है। तो कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, बार बार लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 0.3010 होती है, अप्रोक्सीमेटली जरूरत पड़ने पे 0.3 बस यूज कर सकते हैं। ये होती है log 2 की वैल्यू। फिर बात करते हैं log 3 की वैल्यू। सो दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, 2-3 वैल्यूज और काम बन जाएगा। तो बेस 10 3 की वैल्यू अगर हम बात करें, सो log 3, ये तो log 3 की वैल्यू भी याद रखनी है 0.47 अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब ये दो वैल्यूज, 3 वैल्यूज जनरली याद करनी है, उसके बाद हम मोस्टली बता सकते हैं, मोस्टली ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रिसाइजली बता सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम ये वैल्यूज बता सकते हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखूं, लेट्स से हमें log 4 की वैल्यू बतानी है, तब हम प्रीवियस लॉजिक को यूज करके कैसे निकाल सकते हैं log 4 को। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट निकाल लेंगे, log समझ 2 जाएंगे into 2 कि हम इसे पावर पे लिख सकते हैं, हम इसे पावर में लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि इसको लिख सकते हैं log 2 टू द पावर 2, और पावर पे पावर अगर होती है तो हमने रूल में पढ़ा है कि अगर पावर पे पावर होती है तो बाहर मल्टीप्लाई आ जाती है। तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ log 2, और log 2 की वैल्यू अभी हमने देखी 0.31, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.6020। इस तरीके से log 4 आ गया। अब बात करते हैं log 5 की। log 5, तो अभी देखो log 5 के, सॉरी हाँ log 5 निकालना है, तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार सर 3+2 लिख सकते हैं, log 3+2 लिख सकते हैं, बट दिक्कत है कि log में यहाँ लेफ्ट में देखो एडिशन जैसे का कुछ फंडा नहीं है, log प्लस के लिए कोई भी जरूरत नहीं है। तो मतलब ये है कि आप प्लस में कभी नहीं कन्वर्ट करें वैल्यू को, तो 3+2 करना बेकार है, 3+2 बिल्कुल सही नहीं है। आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड ही सोचना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई तो नहीं बट डिवाइड में हमें पता है क्या, 5 को लिख सकते हैं 10/, तो इसका मतलब हुआ डिवाइड में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2। अच्छा, log 10 कितना होता है, जस्ट अभी बताया 1, और log 2 कितना होता है 0.3010।
या जस्ट 3 लिख लेते हैं तो फिर टेंशन नहीं होगी। हम 3010 बार बार नहीं लिख रहे हैं, जस्ट 0.3 अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली। सो अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा 0.7। तो इस तरीके से हम log 5 भी बदल सकते हैं। log 6, तो अब ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड ही लिखना होता है, तो log 6 लिख सकते हैं क्या, 3 into 2। क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, log 3 into 2 मतलब log 3 की वैल्यू प्लस log 2 की। दो वैल्यूज तो हमने यार याद की ही है। log 3 की वैल्यू याद की है, वो कितनी है 0.477। सो 0.477 ये हुई log 3 की वैल्यू, प्लस log 2 की वैल्यू थी 0.3010। तो अगर हम फाइनल आंसर पूरा कंप्लीट देखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7781। इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 0.78। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी के लिए जस्ट कि हम एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें 3 और 2 की वैल्यूज एग्जैक्ट याद रहनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि 3 और 2 की वैल्यूज आपको याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है log 7। log 7 तो आपको 3 वैल्यूज टोटल याद रखनी है, बाकी आप कर लेंगे। तो log 7 की वैल्यूज भी आपको याद रखनी है। ये होती है 0.845। क्लियर। आगे 1 भी होता है बट वो इग्नोर कर सकते हैं, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। चाहिए तो आप इसको 1 जितना भी मान सकते हैं। ठीक है, तो log 7 भी आपको याद रखना है। तो ओवरऑल अगर मैं हाईलाइट करूं, अगर ओवरऑल मैं हाईलाइट करूं कि कौन सी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, तो याद रखने वाले में याद रखना है आपको log 2, याद रखने वाले में है आपका log 2, log 3, बाकी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है log 7। ये 3 वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए फिजिक्स में। इनके बेस पे आप बाकी सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो, और ऐसा टेंशन नहीं लेना है क्योंकि केमिस्ट्री में भी काफ़ी बार यूज हो जाता है, तो उतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है। बात करते हैं log 8 की वैल्यू। तो log 8 को आप समझ गए होंगे कि क्या लिख सकते हैं, log 8 को 2 to the power 3। पावर होगा तो बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा वो नंबर, ये क्या बन गया log 2। और log 2 की अभी जस्ट हमने वैल्यू देखी 0.301। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.9030। ये वैल्यू हो जाएगी फिर हमारी log 8 की। सिमिलरली अगर बात करें log 9 की, तो log 9 की वैल्यू को फिर क्या लिख सकते हैं, log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 into log 3। क्लियर। सो log 3 की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल ही सकते हैं कि log 3 कितना था, 0.407 था। अब उस पर क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई करा दें। तो 2 का मल्टीप्लाई करा दें अगर, तो वैल्यू नियरली क्या बन जाएगी फिर 0.9541 into 2। क्लियर। तो ये जो नंबर था इसमें हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया 2 का। ठीक है, तो इस तरीके से ये नंबर हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया log 9 का। और log 10 हमें याद रखना है, हमें पता ही है log 10 क्या हो जाता है 1। तो इस तरीके से था जो हमने log की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं 1 to 10 तक, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट की फैक्टर थे log 2, log 3 और log 7। ये 3 वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद आप कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि एग्जैक्ट लिख सकते हो, बट log की कोई भी वैल्यू आप गेस कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो फिजिक्स में आपको लॉग टेबल ओपन करके और फिर से पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कॉमनली निकाल सकते हैं। एक वैल्यू बस सब आपको और याद रखनी है, ये क्या, कि कभी अगर एग्जाम में ln दे दे, ln, तो समझ जाना है कि टेंशन नहीं लेना है। ln में सिर्फ 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है और उसे लॉग जैसा ही सॉल्व कर देना है। तो ln में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा कि ln से कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर थर्ड पार्ट देखा है, अलजेब्रा का थर्ड पार्ट देखा है, लॉग ऑपरेटर। ओके, तो मैं फिर से सेम बात फिर से बोल देता हूँ एक बार, सारे स्टूडेंट्स को फिर से मैं एक बात बोलता हूँ, क्या, कि जो पार्ट 1 था सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस, पार्ट 1 जो हमने डिस्कस किया था सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस, उसमें अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो वो मुझे मैसेज कर लेगा। मैं कई स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना के उनके लिए इक्वेशन सॉल्विंग कैसे करते हैं जो बेसिक्स है वो मैं एक बार उनको अलग से सिखा दूंगा। तो ऐसा डरना नहीं है कि यार हमें इक्वेशन सॉल्विंग नहीं आती, अब फिजिक्स कैसे आएगी।
इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, जब भी यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा ही, बट बेटर है कि आप लोग पहले से सीख के रखें, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो थर्ड ऑपरेटर था लॉग ऑपरेटर, वो भी हमने डिस्कस किया है। होपफुली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पहले से ही लॉग ऑपरेटर देख के रखा होगा, बट लेट्स से अभी के लिए हम ये डिस्कस कर सकते हैं। ओके, हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे। हमारा फोर्थ सिनेरियो है, फोर्थ पार्ट है सीरीज। ओके, फिर से सीरीज का कॉमन सेंस आपको थोड़ा सा बताया जाता है, मतलब 10th लेवल पे जो आपका ये क्या होता है, मेंटल एबिलिटी करके सब्जेक्ट होता है, मेंटल एबिलिटी के बारे में, उसमें आपको सीरीज के बारे में कुछ बताया जाता है। हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि सीरीज किस किस टाइप की होती है। तो नंबर 1 जो हमें मेनली डिस्कस करना है फिजिक्स में, सिर्फ जितना फिजिक्स में काम आएगा उतना ही हम बोल रहे हैं। सो फिजिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होती है, अर्थमेटिक सीरीज या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। सो इसे बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज। उसे कैसे पहचानते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। अर्थमेटिक का मतलब होता है सेम नंबर सिक्वेंसली ऐड होता है। क्लियर? सो एपी का मतलब होता है यहाँ पे सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड इन ईच टर्म। ये पहचान होती है किसकी? एपी की। तो मतलब एग्जांपल वाइज देखेंगे और फिर अपन सीख लेंगे कि हमें काम क्या करना है। ओके, तो हम देख लेते हैं कि एपी किस टाइप की दिखेगी। लेट्स से एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक एग्जांपल है, लेट्स से है 2 प्लस नहीं, लेट्स से सीरीज है जस्ट, और हमें लेट्स से उन्हें ऐड करना है, वैसे नंबर्स को कुछ ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हैं? सपोज है 2 + 4 + 6, ये लेट्स से ये हटाते हैं, ये बहुत ही सिंपल है। 2 + 5 + 8 + 11 प्लस लाइकवाइज इस तरीके से सीरीज जा रही है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो देखें कि 2 और 5 में कंपेयर करें, अगर हम 2 और 5 में तो कितना ऐड हो रहा है? 3। देन 5 एंड 8 में कितना ऐड हो रहा है? 3। देन 8 एंड 7 में कितना ऐड हो रहा है? 3। तो देखिए सेम नंबर इज एडेड इन ईच टर्म, बहुत ही क्लियर है। तो इस तरीके से हमें अगर है और हमें एंड टर्म दिया हुआ है, लेट्स से एंड टर्म हमें पता है कुछ, मतलब कुछ भी पॉइंट है एग्जैक्टली बात कर लेते हैं। तो लेट्स से 2 प्लस मान लेते हैं 20 टर्म्स हैं, तो मतलब 20 × 3 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा ये टर्म। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लेट्स से 62 है, तो इसका समेशन कैसे निकालते हैं? समेशन का फॉर्मूला देखना है। तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो एकदम स्ट्रेट है। क्या हमें लिखना है? n/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। फिर है फर्स्ट टर्म फर्स्ट प्लस लास्ट। ये हमारा फॉर्मूला है किसका? एडिशन का, सम का। मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट करना है हमें। ओके, तो मतलब क्या है इसमें? n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो जैसे हमने बात किया कि 20 टर्म्स हैं, तो 20/2 इंटू कितना? फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ये अगर हमने ऐड कर दिया तो डायरेक्टली हमारा काम बन जाएगा। क्लियर? बट फिजिक्स में ऐसा जो सिनेरियो आता है, जो मैंने एपी का सिनेरियो बताया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो ज़्यादा कभी ऐसे सिनेरियो आता नहीं है कि आपको फिजिक्स में एपी सॉल्व करना है। इसका एक स्पेशल केस आता है, वो हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है, सपोज हमें 1 से कहीं n तक ऐड करना है, फ्रॉम 1 to n, फ्रॉम 1 to n तक ऐड करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? तो बहुत ही क्लियर है, अगर हमें फ्रॉम 1 to n तक ऐड करना है, मतलब एग्जांपल देखें, एग्जांपल हमें ऐड करना है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस स्ट्रेट ऐड करना है n तक। क्लियर? तो फिर समेशन क्या हो जाएगा? तो ये चीज फिजिक्स में यूज हो जाती है कई बार। क्लियर? तो अभी हमें पता है कि n टर्म्स है ना, तो मतलब क्या है फॉर्मूला n/2। ओके, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, लास्ट टर्म क्या है? n। ये बन गया फॉर्मूला। तो इसका मतलब आपको ये स्पेशल केस जो है, इस फॉर्मूले को डायरेक्टली याद रखना चाहिए। क्या करते हैं? n + 1/2। इसको इस तरीके से रीड करें तो ज़्यादा बेटर याद हो जाता है।
कि अगर इस तरीके से सीक्वेंस है हमारे पास तो हम उसे कैसे याद कर सकते हैं, n+1 के फॉर्मेट में याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कि यार एपी को अगर हमें एक्चुअली सॉल्व करना है तो क्या करना होगा, लेकिन हमें एक्चुअली एपी को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम बस उसको 1 to n टर्म्स के लिए हमें इम्पोर्टेंट रहता है कि 1 to n टर्म्स को कैसे ऐड करेंगे। दूसरी बात करते हैं, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करें उसे जीपी बोलते हैं। जीपी तो बहुत बड़ी हो सकती है, फिजिक्स में जो यूज होती है वो क्या होती है, जीपी की पहचान क्या है, व्हेन सेम टर्म इज मल्टीप्लाइड, उसमें क्या था, सेम टर्म इज एडेड अगेन एंड अगेन व्हेन सेम टर्म्स इज मल्टीप्लाइड इन ईच, तो ईच में सेम टर्म हम बार बार मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वैल्यू आती है। तो लाइक कैसे, सपोज 3 है, फिर 3, फिर मान लेते हैं कुछ हमें क्या है, 3 के बाद है 6, 6 के बाद है 12, 12 के बाद है 24, 24 के बाद 48, लाइकवाइज इस तरीके का सिनेरियो है। तो इसका मतलब देखिए क्या हो रहा है, 3 to 6 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, 6 to 12 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरीके का अगर सीक्वेंस चलता है तो ये हो जाती है क्या, जीपी। इसका एक चीज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जो हमें स्पेशल देखना है, वो स्पेशल क्या है, वो स्पेशल केस है इनफाइनाइट जीपी का, इनफाइनाइट जीपी। अगर हमें पता ही नहीं है कि कितने टर्म है, एपी में अगर देखोगे आपको इनफाइनाइट टर्म दे दिया तो आप सॉल्व ही नहीं कर सकते हो, जीपी में भी इनफाइनाइट टर्म दे दिया तो भी आप सॉल्व नहीं कर सकते। सोचो ना, एडिशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ना। तो इसमें स्पेशल केस क्या है, नंबर 1, a by 1 minus r. या so if multiplier is, so if I see if this multiplier, so multiplier is greater than 1, greater than 1, अगर ये मल्टीप्लायर सोचो 1 से बड़ा है तो नंबर बढ़ता ही जा रहा होगा ना, अगर बढ़ता जा रहा होगा तो नंबर कभी भी कम नहीं होने वाला। इसका मतलब इनफाइनाइट तक अगर ऐड करोगे तो सम हमेशा क्या आएगा, सम विल टेंड्स टू इनफाइनाइट। लेकिन पार्ट 2, इफ दैट मल्टीप्लायर इज लेस देन 1, तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सम का आंसर होता है, सम इस तरीके से लिखते हैं, a अपॉन 1 माइनस आर। a अपॉन 1 माइनस आर आपको इसी पैटर्न में याद रखना है जहाँ पे a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस मल्टीप्लायर। आप इस तरीके से इसे याद रखेंगे। मतलब मैं एक एग्जांपल वाइज देखना चाहता हूँ कि आप लोग को सुन के बहुत अजीब लगेगा, बट लेट्स देखिएगा आप कि क्या हो रहा है। सपोज एक सीरीज है जिसे हमें ऐड करना है, 4 + 2 + 1 + हाफ + 1/4 + 1/8 प्लस लाइकवाइज इनफाइनाइट तक। सोचो ये एक सीरीज है जो इनफाइनाइट तक जा रही है और मुझे इसे ऐड करना है, तो देखना कितना टफ होगा। फील करो, ये होगा 4, 4 2 6, 6 1 7, 7 के बाद तो ये बहुत छोटे छोटे नंबर है, पता नहीं कितना छोटे हैं, तो 7 से तो आंसर ज्यादा आएगा। तो ऐसे केस में काम आता है क्या, इनफाइनाइट जीपी का लॉजिक। लॉजिक क्या है देख लेते हैं, लॉजिक है मल्टीप्लायर क्या है, तो मल्टीप्लायर हमने 1/2 का किया है। क्या है मल्टीप्लायर यहाँ पर, 1/2। आप देख सकते हैं बार बार किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/2 का। तो जो मल्टीप्लायर है वो है 1/2। तभी सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम इज इक्वल टू क्या, फर्स्ट टर्म दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लायर। तो 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही आ जाएगा, और सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो देखो मैंने बोला था ना कि 7 से ज्यादा आंसर आएगा, बट बिलीव कि आंसर 7 से ज्यादा मतलब इतना ज्यादा नहीं होगा कि आप 8 9 10 कुछ बोल दें। आप मैथमेटिकली सॉल्व करें तो उस जीपी का आंसर क्या आने वाला है, 8 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट टू बी एग्जैक्ट 8 आएगा इस सीक्वेंस को आप चाहे इनफाइनाइट तक ऐड करते। तो ये हमारा एक नया पॉइंट ऐड हुआ है यहाँ पर, क्या, सीरीज।
सीरीज में हमें कुछ चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी थी कि सीरीज में डिफरेंट तरीके की सीरीज एपी जीपी हम याद कर सकते हैं। तो मैंने एपी में बताया कि यार एपी का समेशन क्या होता है और समेशन यूज नहीं होता है। हमें जो एग्जाम में यूज होता है, फिजिक्स में जो यूज होता है वो यूज होता है स्पेशल पॉइंट। तो मैं इसलिए मार्क करता हूँ कि यार ये स्पेशल पॉइंट थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। ये समेशन फिजिक्स में यूज होता है काफी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात की जीपी। जीपी पहचानना कैसे, ठीक है। जीपी में भी मेन यूज होता है ये, फिजिक्स में जो यूज होता है वो ये इनफाइनाइट जीपी। ओके, दो चीजें फिजिक्स में यूज होती हैं, एक ये समेशन ऑफ एपी टोटल और एक ये इनफाइनाइट जीपी का। एक पॉइंट और खुद से लिख देते हैं, हम खुद से ऐड कर देते हैं। एक और टाइप का समेशन थोड़ा सा याद हो, कई बार फिजिक्स में ऐसे काम आ जाता है। ये एपी और जीपी कुछ नहीं है, जस्ट एक समेशन है। सपोज फ्रॉम 1 to n तक का हमें अगर ऐड करना है, तो लेट से क्या ऐड करना है, स्क्वायर अगर ऐड करना है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लाइक वाइज n स्क्वायर तक अगर ऐड करना है, तो उसका हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला होगा समेशन का n प्लस 1 2n प्लस 1, ये सब मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाई 6। तो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो सबको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम स्क्वायर को ऐड कर सकते हैं। फिजिक्स में कभी कभी काम आ जाता है हमारे, तो इसलिए थोड़ा सा हमें इसे ध्यान देना था। तो आज जो हमने डिस्कशन किया है वो अलजेब्रा के 3-4 पार्ट्स हमने देख लिए हैं। हमने इक्वेशन सॉल्विंग देख ली है, हमने बाइनोमियल थ्योरम देख ली है, हमने लॉग देख लिया है, और हमने कुछ स्पेशल सीरीज देख ली हैं कि उनको फिजिक्स में ऐड वगैरह करने की जरूरत जो पड़ती है वो क्या होती है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है हमारा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसे। सीरीज के बाद फोर्थ सीरीज है, फिफ्थ और लास्ट पार्ट जो हम अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है, मेंसुरेशन में हम डिफरेंट टाइप के एरिया वॉल्यूम ये सब डिस्कस करेंगे। तो काफी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या है, स्क्वायर का वॉल्यूम क्या है, कोन का वॉल्यूम क्या है, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें। तो जो मेजरमेंट से रिलेटेड एक क्राइटेरिया है वो हम मेंसुरेशन में थोड़ा सा देखेंगे, और सबसे ज्यादा हाईलाइट और स्टार मार्क वाला यही है। मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो फिजिक्स में मेंसुरेशन बहुत यूजफुल है, क्योंकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि इसका एरिया ये है, इसका वॉल्यूम ये है, तो फिर क्या होगा चीज़ें। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्लियर है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो स्टार्टिंग फर्स्ट पार्ट था, जिसे मैंने काफ़ी क्विक पर्सपेक्टिव दिया, क्विक रिव्यू दिया उसका, इक्वेशन सॉल्विंग। किसी स्टूडेंट को अगर इक्वेशन सॉल्विंग में डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करेगा, मैं उन सारे स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर लेक्चर लूंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीख जाएंगे आप लोग। बाकी सारे पार्ट्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट था उसको थोड़ा सा आपको फोकस करना है। अभी जो मैं मैथ सिखा रहा हूँ ये टोटली फिजिक्स में यूज होने वाली मैथ है जो आपको आगे काम आएगी। ठीक है, चले तो आज का लेक्चर यार यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अभी फर्दर 2-3 लेक्चर्स और चलेगा हमारा ये पार्ट। ठीक है, सर एग्जाम पोर्शन। इस संडे के लिए। यस सर। ओके, तो ये जो बेसिक मैथ्स हमने कवर किया हुआ है वो बेसिक मैथ्स देंगे, और 50% प्रीवियस चैप्टर का देंगे। ओके, सो सब लोग टेस्ट का इस बार के जो इस संडे टेस्ट होगा उसका सब लोग ध्यान देंगे। क्या रहेगा, 50% प्रीवियस चैप्टर रहेगा और 50% बेसिक मैथमेटिक्स रहेगी। क्लियर। और अभी या फिर कर सकते हैं कि बेसिक को अभी थोड़ा असाइड रखते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नए ज्वाइन हुए हैं, तो मे बी उन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं किया होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरा सिर्फ फर्स्ट चैप्टर का मैथमेटिक्स ही रख सकते हैं बेसिक मैथ्स पे। तो वो मैं एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में आप लोग को कि प्रीवियस चैप्टर आएगा या सिर्फ हम बेसिक मैथमेटिक्स पे ही टेस्ट लेंगे। ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके देन, गुड ओके बाय। सर, बाय सर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय सर। बाय सर सर, चलो। बाय। बाय सर। बाय। बाय।